हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 23 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और ये आपको स्टार्ट किया गया था एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था सामान्य धन का 7500 प्लस एमसी की बुक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, एनटीपीसी बीएसपीसीएल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बिहार एसएस का भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है, एग्जाम सीट दे दिया है। तो ये सभी एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया था। आपको एक प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जी का जिसका क्वेश्चन आपको फुल डिस्क के साथ कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रिगुणी विभाजन किसने किया था। तो ये विभाजन करने का काम किया था थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कोपेनहेगन है कहाँ पे, तो कोपेनहेगन है डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क का मुद्रा है क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था। ठीक है, भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था। तो वो था आपका राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है इसका शासनकाल रहा था 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक रहा था शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलता है। तो भारत में रेशम बुनकरों की श्रेणी का जो जानकारी मिलता है वो मिलता है आपका मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, मंदसौर अभिलेख जो है यह संबंधित है राजा यशोवर्धन से। भित्रीय अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि मौर्य साम्राज्य 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। वो कौन कौन थे, तो पाटलिपुत्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, ठीक है, तोसली और स्वर्णगिरी थे, ये 5 थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि मेगास्थनीन ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था, तो ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तीसरा कथन है कि अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे, तो ये गलत है। चौथा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया था, तो ये सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित था। तो वो सीमित था किसका, तो वो था आपका सुहरावर्दी संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे अल-दीन अबू नजीब अल सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर गिलावनी और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से मंदिरों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है नीचे दिए गए कुटों के अनुसार। ठीक है, तो कौन सा मंदिर जो है वो पहले होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पहले क्या होगा, सप्त पैगोडा मंदिर। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर आएगा बृहदेश्वर मंदिर और फिर आएगा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा राइट आंसर। 4, 3, 1, 2। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको कि ये बना था कब। तो बृहदेश्वर मंदिर जो था ये बना था आपका 1003 से लेकर के 1010 में ये बनकर तैयार हुआ था। और ये शासक कौन थे बनवाने वाले, तो राजराज प्रथम। गंगैकोंडपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजेंद्र चोल प्रथम ने। कब, तो 1035 ईस्वी में। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में। और सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण हुआ था 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव शासक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। अदीना मस्जिद कहाँ है, तो अदीना मस्जिद है ये मांडू में नहीं है, कहाँ है, तो यह आपका वेस्ट बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। ठीक है, तो यही गलत था, गलत चुना था। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए। लाल दरवाजा कहाँ है, तो जौनपुर मस्जिद है। ठीक है, दाखिला दरवाजा बंगाल में है। 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण के द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई थी। तो द्रविड़ शैली अपनाया गया था कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे। तो दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष जो थे वो थे आपका अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 1946 में सांप्रदायिक दंगों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले थे। तो 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन सा विचार निकलकर पूरे विश्व में फैला था। तो वो फैला था आपका समाजवादी का विचार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है। तो बीजी वर्गीय समिति जो है यह संबंधित है किससे। तो वह संबंधित है आपका प्रसार भारती अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या राज्यसभा के उपसभापति पद रिक्त हो तो उस राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका अध्यक्षता करता है उपसभापति। ठीक है, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। ठीक है, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं था, यह बताना है। तो कौन सा विशेषता नहीं था। पहला था कि इस अधिनियम में भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग, ठीक है, 9 जोड़ा गया था। ठीक है, कौन जोड़ा गया था 9 सम्मिलित किया गया था। तो ये सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि यह सहभोगी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तन करता है। तो ये जो क्या है तो गलत है, यानी कि इसमें विशेषता नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम के अधिनियम होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं रहेगी। ये भी सही है, यानी कि तीसरा कथन गलत था, बाकी सभी क्या था तो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो 1919 के अधिनियम के संबंध में पहला कथन है कि राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक था। तो ये सही है। दूसरा है कि प्रांतीय विषयों के 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुआ था 1919 में। तो ये भी सही है। चौथा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला है कि सदन समिति यह संबंधित है पिटाबी सीतारमैया से। व्यापार समिति के आदेश यह संबंधित है किससे, तो के एम मुंशी से। तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है कि भाषाई प्रांतीय आयोग यह संबंधित है उषा नाथ सेन से। तो ये गलत है। ठीक है, चौथा है नागरिकता तदर्थ समिति एस वरदाचारी ये जो है, ठीक है, इस संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलत कथन चुनना था, कौन सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है तो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि प्रतिष्ठा और सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है। तो प्रतिष्ठा या सुनवाई का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15 में संबंधित है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा। तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा लोकसभा के द्वारा निर्धारित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पे है, तो है आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है पेसो। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और मुद्रा है रियल। इक्वाडोर का राजधानी है क्विटो और मुद्रा है डॉलर। चिली का राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा क्या है तो पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, मरुस्थल और देश दिया है, कौन सा मरुस्थल कौन से देश में ये बताना है। ठीक है, उसमें कौन सा गलत है ये चुनना है। कि सोनोरन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये सही है। दूसरा है टकला मकान चाइना में है। तो ये भी सही है। तीसरा है आपका कि काराकुम
तुर्कमेनिस्तान में है, तो ये भी सही है। चौथा है कि गिब्सन जो है वो ब्राज़ील में है, तो ये गलत है। ये कहाँ है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि गिब्सन वर्सल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कम आ गई थी, तो कमी आ गई थी, वो है आपका 7,000 किलोमीटर कमी आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो पक्षी के पंजे वाला आकृति का डेल्टा बनता है कहाँ पे, तो ये बनता है मिसिसिपी नदी के मुहाने पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका लंबाई कितना है, तो 3,766 किलोमीटर लंबाई है। नील नदी का लंबाई कितना है, तो 6,650 किलोमीटर लंबाई है। हांगो नदी का लंबाई है 5,464 किलोमीटर लंबाई है। और डेनमो नदी का लंबाई है 2,850 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। पहला कथन है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर भी कहा जाता है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि केप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि काली मिट्टी आर्द्रता धारण करने की क्षमता उच्च होती है, तो ये भी सही है। चौथा है कि काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें सही नहीं कौन सा है, तो डी नहीं सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो है आपका हरियाणा में शिशु लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हरियाणा राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना होता 24 जनवरी 1950 को। केरल राज्य की स्थापना होता 1 नवंबर 1956 को। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि स्पीडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब क्या होता है, तो वायु का दाब उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्रव्य तथा गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है, तो द्रव और गैस में ताप का जो अंतर का कारण है वो है आपका संवहन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के एक एकाएक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, तो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है वो है आपका गंधक कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो 1 से 23 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उस पर हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। और आपको डेली जो है एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पे जीके जीएस के रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, तो प्रोटियम में जो है वो 0 जो है न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये क्या है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है वो आपका लोहा जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियमों के अनुरूप होता है, तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका निम्न कौन सा कशेरुकी वर्ग नहीं है, तो वह है आपका कौन सा, तो हो जाएगा आपका एनिलिडा जो है वो कशेरुकी वर्ग नहीं है। एनिलिडा में कौन कौन से आते हैं जीव जंतु, तो है केचुआ, जोक, लुगमर्ग आते हैं। सरीसृप में क्या आता है, तो कछुआ आता है, छिपकली आता है। मत्स्य वर्ग में आता है क्या, तो झींगा मछली, सैल्मन, टूना मछली, ये सभी आता है। साइक्लोस्टो, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में आता है आपका पेट्रोमाइजोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों औषधि ड्रग्स आविष रहित रहने के मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो निभाता है आपका चिकनी अंध प्रजलिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दिया गया कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन जो कोशिका झिल्ली में होता है ये किया जाता है आपका, ठीक है, रुक्ष अंतःप्रजालिका और गोल्जी उपकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोशिका अंग जो सरल शकरा जटिल शकरा में बदलने के शामिल होता है वो क्या है, तो वह आपका गोल्जी उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है। तो गमन करना यह राजधानी का कार्य नहीं है, बाकी सभी है। संग्रह, कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ये सभी है। गमन करना जो है वो राजधानी का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज से बनी होती है, वो बनी होती है आपका जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह अंग जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है। तो कोशिका झिल्ली नहीं होता वो आपका राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन चुनना है। बताना इसमें कौन सा विसंगत है। पहला है कि अर्धपराग में झिल्ली से होकर के जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली से होकर के आसानी से गुजर जाते हैं। तो ये भी सही है। चौथा है कि पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन संक्रा होती है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गलत चुनना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि सूचीबद्ध सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रिया और यहाँ पे परिणाम दिया गया है। तो अपघटन से क्या होता है। तो अपघटन में CH4 निकलता है। वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है। तो जल वाष्प होता है। श्वसन में क्या होता है। तो श्वसन में जो है CO2 निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो O2 बाहर निकलता है। एक बार फिर से देखते हैं, अपघटन में क्या होता है। CH4 निकलता है। वाष्प उत्सर्जन में जल वाष्प होता है। श्वसन में क्या होता है CO2 और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो O2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 है। दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो ये सही है। दूसरा है कि धारा 106(2) के एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो ये गलत है। तो केवल पहला कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है वो आपका डल झील को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पूर्ण जागरण के मुख्यतः कौन से प्रभावित हुए थे। तो भारतीय पूर्ण जागरण से प्रभावित हुए थे नगरीय मध्यम वर्ग के लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो वो था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था। 2002 से लेकर के 2007 तक रहा था। 11वीं रहा था 2007 से लेकर के 12 तक रहा था। ठीक है, और 9वीं कब से कब तक रहा था। तो 1997 से लेकर के 2002 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारक या कारकों पर विचार किया जाता है। तो इसमें कौन सा कुछ सही उत्तर चुनना है, बताना है कौन सा सही हो जाएगा। पहला है कि लागत मूल्य होना चाहिए। तो ये सही है। दूसरा है कि ठीक है अंतर फसल मूल्य क्षमता, ये भी सही है। तीसरा है कि जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, ये भी सही है। चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों कथन जो है वो क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जिसका क्वेश्चन कराया गया है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।